कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर अकेडमी को और करें अपने GPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन, श्वसन, जिसको हिंदी में श्वसन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जब हम छोटे क्लासेस में रहते थे तो हम पढ़ते थे श्वसन। श्वसन का मतलब हम सांस का लेना और सांस का छोड़ना। ठीक है, इसको क्या कहते थे? श्वसन कहते थे। लेकिन यदि हम एक्चुअल में यदि हम श्वसन की परिभाषा में हम जाएं तो श्वसन का मतलब रहता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन। जो सांस का लेना और सांस का जो छोड़ने की जो प्रक्रिया रहती है वह कहलाती है रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अपन श्वासोच्छ्वास। ठीक है, रेस्पायरेशन, इसका मतलब रहता है कि हमारे द्वारा वायु से ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। ठीक है, ये श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया रहती है। श्वसन की जो प्रक्रिया रहती है ये अलग रहती है, ये सेल के अंदर पे होती है और इसका मेन उद्देश्य रहता है एनर्जी का प्रोडक्शन करना। ठीक है, एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है जिसको अपन कहते हैं श्वसन कहते हैं। इसको अपन इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल जो सेल के अंदर पे होगी। ठीक है, सांस का लेना, सांस का बाहर करना, यह जो प्रक्रिया है ये हमारी क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। क्लियर है? अब ये जो प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, ये अपन श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया और श्वसन ये हम दोनों को लेते हुए चलते हैं और किस प्रकार से प्रक्रिया होती है इसको अपन देखते हैं। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले है कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें जो प्राणवायु हमारी ऑक्सीजन, इसको हमें इंटेक करना रहता है और जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म के पश्चात जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेस्ट मटेरियल में एक हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकालना रहता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये दोनों प्रक्रिया कहलाती है श्वासोच्छ्वास या रेस्पिरेशन कहलाती है। अब ये दोनों प्रक्रिया का मूल आधार क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। इनका यदि मूल आधार देखूं तो ये दोनों प्रक्रिया होती है डिफ्यूजन के मेथड के द्वारा। डिफ्यूजन के बारे में मैंने अपने पिछली क्लासेस में भी बताया है आपको कि डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती क्या है बेसिकली। तो डिफ्यूजन की प्रक्रिया ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल का। क्लियर है? अब सबसे पहले तो हम श्वसन जानने के पहले हम जानें कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी हमारे गैसेस हैं उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में है लगभग 78.5% क्या रहता है? नाइट्रोजन। ठीक है, 21% के आसपास क्या है हमारा? O2। ठीक है, और 0.03% के आसपास क्या है हमारा? CO2। ये तीन ही हमारे उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा रेस्पिरेशन में जब हम रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हम करते हैं तो हमारे बॉडी में इन्हीं कंपोजिशन का इंटेक होता है। ये हमारे बॉडी में इन्हीं कंपोजिशन में क्या होता है? इंटेक होता है। हम 78% के आसपास नाइट्रोजन अपने बॉडी में लेते हैं, 21% के आसपास हमारा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, 0.03% के आसपास हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं हमारे बॉडी से, जब हम रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान होते हैं, तो ये जो है ये तो एज इट इज रहता है 78.5 के आसपास रहता है। ये जो रहता है ये 17% के आसपास चल देता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये लगभग 4% के आसपास चल देता है। ठीक है, ये कब होता है? ये इनटेक है और ये आउट। ठीक है, ये बाहर निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब जो इन्वायरमेंट का परसेंटेज है उसी परसेंटेज में हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, लेकिन जब वो बाहर निकल रहा है तो हमारे उस परसेंटेज में नहीं निकल रहा है जो इन्वायरमेंट जो हमारे बाहर है परसेंटेज। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन का कन्वर्जन किस में हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है। क्लियर है? ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन में। एनर्जी प्रोडक्शन में एनर्जी ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, और वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना है हमारे बॉडी से। ठीक है, अब ये प्रक्रिया होती कैसी है और इसके लिए सिस्टम जो है हमारे बॉडी में जो सिस्टम पाए जाते हैं वो सिस्टम किस प्रकार वर्क करता है? श्वासोच्छ्वास का, रेस्पिरेशन का। हम इसको दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट हमारा रेस्पिरेशन देखेंगे है और दूसरा पार्ट हमारा रेस्पिरेशन देखेंगे।
जो हमारा है जो सेल के अंदर होगा। ठीक है, पहला पार्ट ये होगा अब रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले तो ये है ठीक है। अब ये आप इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, मैंने जो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में बताया था, ये हमारा नेजो पार्ट है, मतलब हमारा माउथ है, ये हमारा नेजल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आता है ये फेरिंग्स वाला पार्ट आता है, फिर यहाँ पर ओइसोफेगस आता है जो हमारा स्टमक के तरफ जाता है, और एक पार्ट आता है जो हमारा ये हमारा फेरिंग्स है। ठीक है, और इसके पीछे हमारा क्या रहता है लैरिंग्स, इसको हमारा स्वर यंत्र। ठीक है, फेरिंग्स, ये फेरिंग्स हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन रहता है ये पहला रहता है ये हमारा नेजोफेरिंग्स, नेजो, ओरो और लैरिंगोफेरिंग्स। ये 3 पार्ट में हमारा क्या होता है, हमारा जो फेरिंग्स है ये डिवाइड होता है। लैरिंग्स, ठीक है, ये लैरिंग्स है ये यहाँ पे पाया जाता है, इसका मेन काम क्या करता है, हमारा स्वर यंत्र का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में जो हमारा जो ओइसोफेगस के बीच में एक हमारा संरचना पाता है एपिग्लोटिस, जो मैंने कल बताया था। एपिग्लोटिस का मेन काम क्या रहता है कि वह भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है और क्या करता है, भोजन को ओइसोफेगस से वो सीधा करता है स्टमक में भेजता है। ठीक है, वहां पर उसका डाइजेशन होता है। लैरिंग्स वाला जो पार्ट रहता है ये हमारा स्वर यंत्र के रूप में कहता है, यहाँ से हमारा जो आवाज आती है, जब एयर आता है उसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के थ्रू हमारा क्या रहता है, हमारे बॉडी का क्या रहता है, हमारे मुंह से क्या होता है, हमारा आवाज निकलता है। ठीक है, आज हमको देखना है यहाँ पे हमारा किस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हमारे यहाँ पे होती है। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो हमको समझना है, हमारे में केवल ह्यूमन सिस्टम है, तो हमारे ह्यूमन सिस्टम के जो है वो विभिन्न तंत्र है मनुष्य के, तो उसमें विभिन्न तंत्र में हम श्वसन तंत्र जो है उसके में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब होता क्या है कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पे इन्वायरमेंट में गैसेस का कंडीशन परसेंटेज रहता है, वह परसेंटेज जो रहता है वह परसेंटेज का उसी परसेंटेज में यह गैस का हमारे बॉडी के अंदर इंटेक होता है। ठीक है, जब ये इंटेक होता है तो ये सेम परसेंटेज में आते हैं, लेकिन जब यह वापस जब हमारा प्रक्रिया होता है तो उस प्रक्रिया में जब वापस निकलते हैं तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि कुछ चेंजेस होते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज घटता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता है। अब वो प्रक्रिया होती कैसे है, अब इसको प्रक्रिया को जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना रहेगा कि हमारा जो जो हमारा श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार से कार्य करता है। अब जैसे क्या होता है, इसकी सबसे पहले एक चीज है कि हमको समझना पड़ेगा हमारा श्वसन तंत्र में क्या पाया जाता है। हमारे माउथ हो गया है, नेजल पाथ हो गया है, लंग्स हो जाता है, हमारे में एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। जो ये लंग्स रहते हैं ये क्या नाम से रिप्स। ठीक है, रिप्स में क्या होता है, हमारा जो रहता है ये रिप्स जो हमारा छाती के जो होता है, फेफड़ा जो रहता है, ये हमारे पसलियां, इसको हम पसली कहते हैं। पसली में क्या रहते हैं, ये पसली में एक पूरा अंदर कैज के समा रहता है, जाली के समा रहता है पसली हमारा। उस जाली में क्या रहता है, ये हमारे जो लंग्स रहते हैं क्या रहते हैं, हमारे स्थित रहते हैं। ठीक है, इसको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स जो रहते हैं, पेशियां रहती हैं, उसके द्वारा ये कहते हैं इनका मूवमेंट होता है। ठीक है, इनके नीचे हमारा ये पाया जाता है, ये हमारा जो होता है ये हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा। ठीक है, ये जो हमारा क्या रहता है इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है डायफ्राम। ठीक है, इन सब का उपयोग कहां पर हो रहा है, हमारे द्वारा श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है, श्वास मतलब रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन द्वारा गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उस प्रक्रिया में हमारे द्वारा इनका इस जो सिस्टम है इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब प्रक्रिया होती कैसी है, यहाँ पर से ऑक्सीजन का इंटेक होता है और इंटेक होने के पश्चात ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म ये हमारा लंग्स है। ठीक है, ये लंग्स में आता है, ये लंग्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू यहाँ पर से ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जाता है और पूरे बॉडी के थ्रू
क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आए रहती हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आता है। अब एक ये होता क्या है, ये बेसिकली आप इसको समझिएगा सिंपल, पूरे बॉडी के थ्रू क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में सब गैसेस हैं, और हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। अब ये मेटाबॉलिज्म जो होता है, तो मेटाबॉलिज्म दो प्रकार होता है, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हमारा जो मेन है, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने दो चीज को यहाँ पे दोनों लेते हुए चल रहा हूँ ना, रेस्पिरेशन को लेते हुए चल रहा हूँ और श्वसन रेस्पिरेशन को लेते चल रहा हूँ। हमारे शरीर में उपापची, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उपापची क्रिया होती है। इस उपापची क्रिया के दो पार्ट होते हैं, एना और कैटा। ये रहता है, ये टूटने की प्रक्रिया रहती है, और ये क्या रहती है, जुड़ने की प्रक्रिया रहती है। ठीक है, ये जो एनाबॉलिज्म है ये जोड़ने की प्रक्रिया है, कैटाबॉलिज्म है वो टूटने की प्रक्रिया है। अब होता क्या है कि जब हम भोजन को हम ग्रहण करते हैं, तो हम भोजन ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। अब वो जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे डाइजेशन सिस्टम के थ्रू वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और फिर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, वह ब्लड के द्वारा इंटेस्टाइन में जो हमारे ब्लड सेल्स आए रहते हैं, ब्लड जो रहता है हमारे बॉडी, पूरे बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है, एक परिवहन तंत्र रहता है, उसमें क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होता है, और इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होता है कौन, एनर्जी, हमारा ग्लूकोज। और वो भी ग्लूकोज जो रहता है वो जिस जिस सेल में रिक्वायरमेंट रहता है, उस सेल में थ्रू द ब्लड वो क्या होता है, उस सेल तक पहुंचता है। जब वो उस सेल तक पहुंच जाता है, फिर वहां पे क्या होता है, जहां पर रिक्वायरमेंट रहती है वहां पे उनका दहन होता है। दहन का मतलब क्या होता है, कंबंशन होता है। कंबंशन मतलब वो हायर मॉलिक्यूल ग्लूकोज है वो लोअर मॉलिक्यूल में टूटेगा। ठीक है, किसी भी चीज का आप एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किसी भी चीज का यदि हम दहन करेंगे, मतलब उसको यदि हम जलाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ही प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना तो इसी दोनों से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही बना रहता है। तो एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, हाइड्रोजन और मतलब के रूप में क्या वाटर नहीं निकलेगा। तो इस प्रक्रिया में भी क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर में जब हमारा प्रक्रिया रहता है, तो वो क्या होता है, श्वसन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो कंबंशन होता है, कंबंशन के द्वारा एनर्जी लास्ट प्रोडक्ट के रूप में ये निकलता है, प्लस इसमें क्या निकलता है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी निकलता है इसमें। ठीक है, अब आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं कि श्वसन का प्रक्रिया क्या है, मैंने बताया कैटाबॉलिज्म, टूटेगा, एनर्जी का रिलीजन होगा, रिलीज होगी। और इसके जस्ट अपोजिट रहता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या रहता है, फॉर्मेटिव फेज रहता है, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव फेज रहता है। अब आपके पास दो चीज है, पहला चीज है कि मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट जो हमने लिया, हमने भोजन चावल के रूप में लिया, हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम जो हमने पढ़ा था कल, उसके थ्रू क्या किया, वो पूरे बॉडी में स्टमक तक पहुंचा, स्टमक से उसका पाचन हुआ, पाचन के बाद उसका अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद उसका थ्रू द ब्लड वो विभिन्न सेल तक पहुंच गया हमारे बॉडी के। अब वहां सेल तक तो पहुंच गया, अब सेल तक पहुंचने के बाद उनका क्या होता है, कंबंशन होता है, टूटता है, यह प्रक्रिया रहती है, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये कैसे होती है, आगे इसमें क्या क्या फेज रहता है मैं बताऊंगा। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर से एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी के रूप में संचित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेस्ट मटेरियल के रूप में रहते हैं, जो कि बॉडी से बाहर निकालना जरूर रहता है। अब यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी रेस्पिरेशन पकड़ा है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालना है। अब वो किससे आएगा, वो ब्लड के थ्रू कहाँ पे आएगा, वो पूरे बॉडी से ब्लड के थ्रू हार्ट में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हार्ट में आने के पश्चात वो हार्ट से कहाँ आता है, फेफड़े में आता है। ठीक है, ब्लड हमेशा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन थ्रू द पूरे बॉडी वो कहाँ पे आएगा, हार्ट में आएगा। ठीक है, और हार्ट से कहाँ पे आएगा, लंग्स में आएगा। ठीक है, ये कौन सा रहेगा, ये अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहेगा। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पे आएगा, लंग्स में आएगा। लंग्स में आएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें नहीं रहेगी। अब होता क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म मिलता है उसको लंग्स का प्लेटफॉर्म, उस लंग्स के प्लेटफॉर्म में क्या होता है, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर से पूरे बॉडी से ब्लड आया, ये लंग्स है हमारा, यहाँ पे रहा। अब यहाँ पर बेसिकली प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस जो रहती है ये होती है ऑन द बेस ऑफ प्रेशर। ठीक है, और डिफ्यूजन का प्रक्रिया होती है। अब क्या होता है, पूरे लंग्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर रहता है, वो बाहर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वायु रहता है उसमें जो प्रेशर रहता है, यहाँ मतलब पूरा प्रेशर का काम रहता है, बाहर की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज और प्रेशर में जो अंतर ग्रेडियंट डेवलप होता है, उस ग्रेडियंट के चलते क्या होता है, इनका एक्सचेंज होता है। अब होता क्या है
पूरे बॉडी से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म रहा, प्लेटफॉर्म में ये बॉडी से पूरा क्या आया, CO2 आया। CO2 का बाहर में क्या रहता है, जो प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, 40 mm Hg, ठीक है। अंदर में रहता है 45 mm Hg, ठीक है। तो ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव हुआ, ठीक है। ऐसे ही बाहर में ऑक्सीजन का रहता है 104 रहता है, यहाँ पे रहता है 40 इसका, O2 का। तो ये हायर प्रेशर से कहाँ, लोअर प्रेशर की ओर आया ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकला, और ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ, अंदर हुआ। अब यहाँ पे ये एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में हो रहा है, ठीक है। अब लंग्स में तो आया, लेकिन लंग्स में ये होता कहां पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लंग्स जो है हमारा, अब मैं लंग्स को थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं। लंग्स जो है हमारा, ये हमारा जो पसली है, इस पसली में डायफ्राम, जो नीचे पोर्शन डायफ्राम है, पसलियों के बीच में एक ये क्या नाम से हमारा एक जोड़ी हमारा लंग्स पाया जाता है, ठीक है, एक पेयर में। और पेयर में 2 लंग्स होते हैं। ये जो लंग्स रहते हैं, ये लंग्स जो ये हमारा राइट लंग्स है, ये 3 पार्ट में, और लेफ्ट लंग्स जो रहता है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। इसको अपन, ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। इसको अपन इंफीरियर, मिडिल और सुपीरियर, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ये इंफीरियर रहता है, ये सुपीरियर या इंफीरियर रहता है। 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, 2 पार्ट में ये डिवाइड रहता है। अब क्या हुआ, ये नेजो पार्ट है, नेजल पार्ट है। नेजल पार्ट से क्या ऑक्सीजन ये आ रहा है, और लंग्स में क्या आ रहा है, हमारा एक्सचेंज हो रहा है। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे छोड़ना और ऑक्सीजन को वहां से इंटेक करना। यह प्रक्रिया कहां पर हो रही है, हमारे लंग्स में हो रही है। लेकिन जो ऑक्सीजन जो यहाँ पर से घुस रहा है, वो किस किस पार्ट से होते हुए इसके जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लंग्स का, उस तक पहुंचेगा। और उस स्मॉलेस्ट यूनिट में हमारी ब्लड कैपिलरी आके खुलती है। मतलब यदि ये बोलूं मैं, ये एक लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो कि एयर सैक कहते हैं। तो यहाँ पे आके हमारी ब्लड वेसल्स आके खुलती है, और यहाँ पर आके ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आता है यहाँ पे लास्ट पार्ट में, और यहाँ पर से ब्लड वेसल्स आती है, यहाँ पे खुलती है, और ब्लड वेसल्स क्या होता है, CO2 क्या आता है, बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन यहाँ पर वो अंदर होती है। अब ये जो सेम कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पर से अब ब्लड जो आया हमारा हार्ट के थ्रू कहाँ पे आया, लंग्स में आया है। लंग्स में जो ब्लड आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। अब जो यहाँ पर से कार्बन जो ब्लड आया है, उस ब्लड में ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है प्रेशर के कारण, ठीक है। प्रेशर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन प्रेशर के कारण अंदर आता है। जब ये अंदर आता है तो ये प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। यह प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग से वापस कहां पे जाता है, हार्ट में जाता है, और हार्ट के द्वारा पूरा पंप मारता है, और पंप के द्वारा क्या होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो बॉडी के उस सेल में जहां जहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है कार्बोहाइड्रेट का दहन करने के लिए, वहां पे ऑक्सीजन को ये ब्लड के द्वारा छोड़ा जाता है। और वहां पे जब छोड़ा जाता है तो वहां पे भी क्या होता है कि जो कोशिका रहती है, शरीर की विभिन्न कोशिकाएं, जब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है तो उस सेल में क्या होता है, ब्लड जो रहता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। और वहाँ पर ब्लड का जो ऑक्सीजन है वह थ्रू द डिफ्यूजन, किसमें होता है, डिफ्यूजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन घुली हुई अवस्था में है, और घुली हुई अवस्था में केवल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ही ब्लड से किसमें, सेल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये डिफ्यूजन प्रक्रिया है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, और वहां पे ब्लड से क्या होता है, ऑक्सीजन किस में चल देता है, सेल के अंदर चल देता है। मतलब क्या हुआ, सेल के अंदर प्रेशर कम है, सेल के बाहर ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, इस कारण क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर चल देता है। अब सेम का यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन क्या नाम से, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो क्या नाम से अंदर पे ज़्यादा है सेल के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ग्लूकोज का दहन हुआ है, और दहन हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ब्लड में जाएगा, और जब वो ब्लड में जाएगा तो ब्लड वापस घूम के कहाँ पे आएगा, फेफड़े में आएगा, और हार्ट में आएगा, हार्ट से वो फेफड़े में आएगा, और फेफड़े में वो फिर से गैसेस एक्सचेंज करेगा। ये प्रेशर ग्रेडियंट रहता है कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जो मेन चीज है, जो पाथ रहता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है,
ठीक है, क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछ सकता है कि ये इनका एक्सचेंज किस माध्यम से होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, किसके द्वारा होता है, तो आप बता सकते हैं डिफ्यूजन के द्वारा होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर है, प्रेशर आप देख चुके हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। और ये करता है, अब ये प्रक्रिया किस तरीके से यहाँ पर से ये चलता है और यहाँ पर से पहुँचता है, इसको मैं बताने के लिए बताता हूँ आपको मैं। ये हमारा क्या करता है, ट्रैकिया। ऑक्सीजन जब घुसता है अंदर तो सबसे पहले कहां पे आता है, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया का जो लेंथ रहता है लगभग 12.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है, चौड़ाई या गोलाई कह सकते हैं यहाँ पर। अब ट्रैकिया से ये क्रमशः आता है, ये ट्रैकिया आया, ट्रैकिया से ये एक पॉइंट रहता है जो पूरे लंग्स में यहाँ पर है, ये दोनों तरफ जाता है, ये जो जाता है ये क्या कहलाता है, हाइलस, हाइलस, ठीक है, ये हाइलस पॉइंट है जहां पर से ट्रैकिया दोनों लंग्स में क्या होता है, अंदर घुसता है, ठीक है। अब यहां पर से जब अंदर घुसा तो कई उसमें आता है, ये सबसे पहले है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, टर्शरी, उसके बाद रहता है रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियोल, इसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकियोलस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रहता है। टर्सरी के बाद रेस्पिरेटरी, रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी के बाद रहता है टर्मिनल, नहीं सॉरी, ये पहले टर्मिनल आता है फिर रेस्पिरेटरी आता है, रेस्पायरेटरी, फिर रेस्पायरेटरी, हो गया। फिर क्या होता है, एवियोलर डक्ट, डक्ट, फिर एवियोलर डक्ट के बाद रहता है आपका एट्रियम, फिर रहता है एट्रियम, इधर लिख दे रहा हूं, ये एट्रियम, ये फिर एवियोलर सैक और उसके बाद रहता है एयर सैक, ठीक है। ट्रैकिया, प्राइमरी वैक्यूल, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, इस पर टर्मिनल वैक्यूल, फिर रेस्पिरेटरी वैक्यूल, फिर होता है एवियोलर डक्ट, फिर एट्रियम, ठीक है, एट्रियम सैक, ठीक है, एट्रियम सैक के बाद फिर एवियोलर सैक, तो उसके बाद रहता है एयर सैक। ये लास्ट पॉइंट रहता है इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जहां पर आके ब्लड सेल्स आती है और ब्लड सेल के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, आपका एक्सचेंज होता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। प्रक्रिया क्या रहती है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया रहती है। कारण क्या रहता है, प्रेशर ग्रेडियंट रहता है और कंसंट्रेशन रहता है दोनों मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया रहती है, यह प्रक्रिया अक्सर क्वेश्चन में पूछ सकता है, सीक्वेंस पूछ सकता है आपसे, ठीक है, और कहाँ पे जाके ये होता है ये पूछ सकता है, ठीक है। जो हमारा जो ये लंग्स रहता है, ये हमारा जो लंग्स है, ये हमारा जो क्या नाम से चेस्ट है, इस चेस्ट में जो रिब्स है, ठीक है, पसलियां हैं, इन पसलियों के बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पे अंदर पे ये सेफ कंडीशन पे रहता है, ठीक है। जब सेफ कंडीशन में रहता है, मतलब इसमें झटके वटके जो रहता है उसको सहन करने के लिए इसके अंदर इंटरकॉस्टल पेशियों द्वारा क्या होता है, ये ढका हुआ रहता है, ठीक है। और यह एक स्पंज के समान सा रचना रहती है, जैसे आप लोगों ने स्पंज देखा है, सेम उसी प्रकार की संरचना रहती है। उसमें क्या रहता है, अंदर ही अंदर पार्ट करके ये छोटे छोटे गुब्बारों के में यह क्या होता है, टूटते चले जाते, मतलब विभाजित होते चले जाता है, और अंत में छोटा सा गुब्बारा रहता है। उस छोटे से गुब्बारे में क्या रहता है, ब्लड वेसल्स आगे क्या नाम से खुलती है। अब क्या होता है, बेसिकली जो इनमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया यदि आप अत्यधिक धूम्रपान कर रहे हैं, क्योंकि आप धूम्रपान कर रहे हैं मतलब आप इनहेलेंस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं आप,
कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आप ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, वो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद वो डस्ट पार्टिकल बड़ा ऑब्वियस है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो यहाँ पे आके कहते हैं स्पंज में क्या कहते हैं जाम होने चले जाते हैं। जब वो जाम होने लगेंगे तो उनके द्वारा अंदर में कहते हैं एयर के लिए जो स्पेस होगा वो कम होगा। जब एयर के लिए स्पेस कम होगा तो आपका जो दम रहता है वो जल्दी फूलने लगता है, क्योंकि उसमें एक्सचेंज के लिए उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और गैसेस एक्सचेंज पूरी तरीके से नहीं हो पाती। यह प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब एरिया कम होगा तो आपको वहाँ पे प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा गैसेस का, और गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा तो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आपका दम फूलेगा। ठीक है, यह प्रक्रिया होती है। ये किस में हो रही है? लंग्स में हो रही है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अब इसमें दो प्रक्रिया आती है। एक प्रक्रिया रहती है इनहेलेंस में इंस्पायरेशन, पहला, और दूसरा रहता है एक्स। ठीक है, इसको निःश्वसन कहते हैं, इसको उच्च श्वसन कहते हैं। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को कैसे कहते हैं? मैंने सांस लिया, ये इंस्पायरेशन कहलाता है। एक्सपायरेशन, मैंने सांस छोड़ा, ये एक्सपायरेशन कहलाता है। हमको यदि हिचकी आती है, ठीक है, यदि हम खांसते हैं तो वो भी एक प्रकार का एक्सपायरेशन की प्रक्रिया ही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम खांस रहे हैं। ठीक है, तो इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर लिए, एक्सपायरेशन में हम इन्वायरमेंट में क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले। तो ये दो प्रक्रिया है हमारी। ठीक है, अब ये दो प्रक्रिया होती है। अब इनमें क्या होता है, किस प्रकार से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें परसेंटेज रहता है, कितना एरिया इसमें यूज होता है, कितना वॉल्यूम इसमें आता है, इसको हम ले रहे हैं। मैं एक्चुअली में केवल इंपॉर्टेंट चीज को ही ले रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पे डायफ्राम को मैं समझा देता हूँ, क्योंकि डायफ्राम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जब हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कहते हैं, जब हम इंस्पायरेशन मतलब जब हम क्या नाम से ऑक्सीजन को अंदर लिए, तो उस प्रक्रिया में क्या होती है कि जो ये डायफ्राम है, ठीक है, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये जो रहता है हमारा लंग्स रहता है, ये लंग्स हमारा फूलता है। ठीक है, और ये हमारा कहाँ जाता है, ये हमारा नीचे जाता है। ठीक है, डायफ्राम जो रहता है हमारा, ये एक बोन शेप रहता है, बोन शेप का रहता है, एक नाव के आकार का रहता है, बोन शेप जो रहता है। जब यह इंस्पायरेशन होता है, मतलब जब हम अंतर शोषण करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये नीचे जाता है। ये एक्चुअली में इसका जो संरचना है ये इस प्रकार का रहता है कि लंग्स के तरफ उत्तल रहता है, उत्तल आप समझते हैं, और नीचे तरफ भी अवतल रहता है। जब इंस्पायरेशन होता है तो इसमें ऑक्सीजन भराता है, तो ये फैलते हैं, ये फैलेगा तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, जब एक्सपायरेशन होता है तो ये लंग्स क्या होता है, सिकुड़ाता है, और जब सिकुड़ाता है तो यहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ये करता है ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, ये डायफ्राम का मूवमेंट होता है, डायफ्राम के मूवमेंट के द्वारा ही क्या होता है, हमारे लंग्स का क्या नाम से फैलना और सिकुड़ना होता है। और उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो ऑक्सीजन और इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारे बॉडी में जो ये जो एयर आते हैं, इस एयर का कुछ ये डेफिनेशन है और कुछ क्वेश्चन हमारे में पूछता है कि कितनी मात्रा में आते हैं, कितना मात्रा यूज होता है, कितना बाहर निकलता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। अब यहाँ पर इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले रहता है, एक रहता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। इसको टीबी कहते हैं। ये सामान्य अवस्था में हमारे द्वारा लिया गया ऑक्सीजन और बाहर निकाला गया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहते हैं। ये हमेशा रहता है 500 ml। ये क्वेश्चन में पूछता है टाइडल वॉल्यूम की मात्रा कितनी रहती है, वॉल्यूम कितना रहता है टाइडल वॉल्यूम की। ठीक है, अब टाइडल वॉल्यूम में इसमें टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml आया, इसमें 350 ml जो रहता है ये एल्वियोलर वॉल्यूम रहता है, उल्लर आयतन या एबी कह दूं इसको मैं। ठीक है, और 150 ml रहता है यह डेड एयर स्पेस, डेड एयर स्पेस रहता है 150 ml। ठीक है, 50 ml डेड एयर स्पेस रहता है। टाइडल वॉल्यूम हमारी कितनी हो गई है, 500 ml। ठीक है, 500 ml हो गई है, जिसमें डेड वॉल्यूम कितनी हमारी, डेड वॉल्यूम हमारा हो गया 150 ml।
ठीक है। अब इसके बाद आता है इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम हमारा जो रहता है वो हमारा रहता है 3000 ml, 3000 ml। और दूसरा आता है हमारा एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम रहता है हमारा 1100 ml, ठीक है। और उसके बाद रहता है हमारा अवशेषी जो रिजर्व वॉल्यूम रहता है वह रहता है हमारा 1200 ml। अब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम कहता है चेष्टा पूर्वक हमारे द्वारा खींचा गया वॉल्यूम, इंस्पायरेशन वॉल्यूम, चेष्टा पूर्वक हमारे द्वारा बाहर निकाला गया वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम, ठीक है, 1100 ml, 3000 ml। और ये जो उसके बाद जो रेसिड्यूज बचा रहता है वो क्या रहता है हमारा 1200 ml, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके पास रहता है फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम। ये क्वेश्चन पूछते हैं हम अक्सर आपके, ये सब के वॉल्यूम कितने हैं, इसका आइटम कितने हैं। अब रहता है फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम। ये रहता है एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कौन सा, अवशेषीय। एक्सपायरेशन वॉल्यूम हमारा कितना है 1100 ml, ठीक है, प्लस रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना है 1200 ml। तो टोटल कितना होगा ये हमारा 2300 ml, ये पूछा जाता है। ये कितना रहता है, इसका मात्रा 2300 ml रहते हैं, ठीक है। अब उसका हमारा रहता है, इसके बाद हमारा रहता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी हमारा रहता है टोटल इंस्पायरेशन, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेशन। अब ये क्या रहता है हमारा वाइटल कैपेसिटी, हमारी टोटल क्षमता कितनी है। तो टोटल क्षमता हमारी जितना हम लिए, जितना हम निकाले, और जो सामान्य अवस्था में रहता है वो टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया हमारा। इंस्पायरेशन हो गया 3000, एक्सपायरेशन हो गया हमारा 1100, ये हमारा हो गया 500, ये हमारा हो गया टोटल हमारा हो गया 1135, ये हो गया 4600 ml, ठीक है। ये वाइटल कैपेसिटी हमारा कितना है 4600 ml। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट एक और है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारा जो रहता है वो हमारा रहता है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी प्लस हमारा टाइडल वॉल्यूम, ये रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी हमारा कितना है 46 ml प्लस ये कितना हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा रहता है 1200 ml, तो बराबर ये रहता है 5800 ml। ये हमारा क्या रहता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। इतना चीज आपको रखना है। हाँ, एक चीज और बच गया इसमें, इंस्पायरेशन कैपेसिटी। इंस्पायरेशन कैपेसिटी जो रहता है वो हमारा क्या रहता है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हमारा ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसका कितना वॉल्यूम और कौन किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और यह क्वेश्चन में अक्सर पॉइंट में पूछता है। इसमें टाइडल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका वाइटल कैपेसिटी कितना रहती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टोटल लंग्स कैपेसिटी जो 5800 ये टोटल ये एक इंपॉर्टेंट है। ये आप एक बार देखिएगा। अब यहाँ पर तो हम पहुंच गए, हम ये समझ गए कि किस तरीके से हमारा जो क्या नाम से ये ऑक्सीजन हुआ ये किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर आया,
ठीक है। अब बॉडी के अंदर कैसे आया, ये हमारा श्वसन की प्रक्रिया है, श्वासोच्छ्वास को कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। उस रेस्पायरेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये हमारे बॉडी के अंदर आता है। अंदर आने के पश्चात ऑक्सीजन में यह घुलता है और घुलने के पश्चात ये हार्ट में पहुंचता है। हार्ट के द्वारा पूरे बॉडी या पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है, जो पूरे बॉडी में एक्सेसरी मटेरियल के रूप में रहता है, वह वापस ब्लड में आता है और ब्लड के थ्रू ये कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर क्या होता है, ये इन्वायरमेंट में बाहर चल देता है। ये प्रक्रिया हमारी कहते हैं श्वसन के रेस्पायरेशन की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे आता है हमारा श्वसन, जो मेन है हमारा, जो सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं इसको, कोशिकीय श्वसन, इसको हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है, इंटरनल रेस्पायरेशन भी कहते हैं हम इसको। अब इसमें होता क्या है, अब दो चीज आप याद रखिएगा। पहला है 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस एनर्जी। ठीक है, ये क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े। ठीक है, एट द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, अब क्या था, ग्लूकोज का निर्माण कर दिया। क्या है आपका, ग्लूकोज बना। ठीक है, अब ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज बना। अब ये तो एनर्जी के रूप में बन गया। ये काम कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है। अब इसी एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, हम भोजन के रूप में क्या कर रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको ग्रहण किए और ग्रहण करने के पश्चात यह ग्लूकोज कहाँ पे आया, हमारे सेल में आया। सेल में किसके द्वारा आया, ये ब्लड के द्वारा, ब्लड में घुल के अब अवशोषण हुआ। अवशोषण के बाद यह क्या, ब्लड में घुला और ब्लड में घुल के हमारे सेल में पहुंचा। अब जब सेल में पहुंचता है तो ये C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी रहती है, ये एटीपी के रूप में क्या रहती है, बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है। अब यह प्रक्रिया क्या हो गई, इसकी जस्ट रेसिप्रोकल हो गई। यहाँ पे क्या बना, वो बना, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटा, कंबंशन हुआ। क्या हुआ, जलन, दहन हुआ। दहन के द्वारा क्या हुआ, यह प्रक्रिया हुई। तो जो मेन श्वसन की प्रक्रिया है वह यह प्रक्रिया कहलाती है। ये किसकी उल्टी है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की ऊपर। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का दहन हो रहा है और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर बन रहा है और एनर्जी बन रहा है। उस एनर्जी को हम एटीपी के रूप में संचित करते हैं। यहाँ पे भी एनर्जी बनती है प्रकाश संश्लेषण के रूप में, वो भी एटीपी के रूप में संचित होती है। यहाँ पे भी एनर्जी बनती है, एटीपी के रूप में संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी देखेंगे आप कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन रहता है। ठीक है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फेस रहता है, तो वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रक्रिया हमको इसको देखना है। ये जो प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया बेसिकली दो चरणों में पूरी होती है। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस रहता है और क्रेब साइकिल रहता है। अब क्या रहता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल, ये दो प्रक्रिया रहती है। ये दोनों प्रक्रिया ये कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये प्रक्रिया होगी कैसे, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल रहते हैं, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। ये दोनों आपस में इंटरलिंक रहते हैं, ये दोनों प्रक्रिया। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल रहते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का टायरिक एसिड में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ग्लूकोज के एक चेंज होता है दो
एसिड में। अब ये पायरिक एसिड, ये प्रक्रिया यहां तक की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और इसके बाद इससे ये प्रक्रिया कहलाएगी क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस से प्रक्रिया क्या होती है, ग्लूकोज से पायरिक एसिड का फॉर्मेशन, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, पायरिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद क्या रहता है, पायरिक एसिड से एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रेब्स साइकिल कहलाती है, ठीक है। इसको ईएमपी साइकिल भी कहते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम में ये इनका ईएमपी पाथवे कहते हैं, ठीक है। ये क्रेब्स साइकिल, ये भी साइंटिस्ट के नाम में है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इसको टीसीएल साइकिल भी कहते हैं, टीसीएल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, टीसीए साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। टीसीए साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया एक लंबी चेन प्रक्रिया रहती है, हमको पूरी प्रक्रिया नहीं देखनी है, हमको बस ये देखना है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से किसका, पायरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। एक ग्लूकोज से पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बाद में क्या करते हैं, पूरा एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में टोटल 10 एटीपी बनता है, ठीक है। इसमें 6 जो रहता है वो NADPH से बनता है, 6 एटीपी, और 4 एटीपी इसका एटीपी के फॉर्म में फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 2 का यूज हो जाता है, यूज होता है। तो इसमें से नेट गेन कितना होता है, 2 एटीपी का गेन होता है, नेट गेन, ठीक है। नेट गेन इसमें कितना होता है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन का नेट गेन एटीपी के फॉर्म में 6, बस टोटल इसमें कितने आ गए, 8 एटीपी, ठीक है। 6 एटीपी NADPH से रहता है, एक NADPH से 3 एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 NADPH के मॉलिक्यूल रहते हैं, तो टोटल कितना बनता है, 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाते हैं, NADPH रहते हैं, ठीक है। इनके द्वारा एक NADPH मॉलिक्यूल से 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में 2 NADPH रहते हैं, इनसे क्या होता है, 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, प्लस ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में टोटल 4 ADP से ATP, टोटल ये 4 ADP से 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है प्रक्रिया में। एक जगह 2 होता है, एक जगह 2 होता है, पर इसमें से 2 का यूज हो जाता है, तो नेट इसमें कितना बचता है, 2 बचता है, 6 वहां पे रहता है। टोटल ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में 8 एटीपी हमको मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें क्रेब्स साइकिल प्रक्रिया में हमको इलेक्ट्रॉन, अब साइकिल प्रक्रिया है, साइकिल में क्या रहता है, साइकिल में कन्वर्जन होता है, ठीक है। यह जो प्रक्रिया कहलाती है, ये जो दोनों प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल मतलब इसमें बायोलॉजिकल है और केमिकल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखना, बायोकेमिकल रिएक्शन है। अब इसमें बायो इन्वॉल्व है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल भी इन्वॉल्व है। और किसी भी केमिकल प्रक्रिया को कंप्लीट होने के लिए यदि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पर्याप्त नहीं रहती है, तो उस एक्टिवेशन एनर्जी के लिए उसमें कैटलिस्ट पाया जाता है, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी को वो कम करता है, और उसके बाद वो उसको क्रॉस करता है एक्टिवेशन एनर्जी के द्वारा, और क्या कहता है, जो केमिकल जो रिएक्शन है उसको आगे बढ़ाता है। मतलब केमिकल रिएक्शन यदि नहीं हो रहा है तो कैटलिस्ट वहाँ पे रहता है। कैटलिस्ट का मेन काम क्या रहता है कि वह प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है, प्रक्रिया को कंप्लीट कराता है और अपना बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया किसमें होता है, कैटलिस्ट के द्वारा होता है। पर यहाँ पे भी बायो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो ग्लूकोज केमिकल है, पायरिक एसिड केमिकल है, तो कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का किसमें, पायरिक एसिड में। और यह प्रक्रिया सेल के अंदर हो रही है, इसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट जो रहता है वह क्या रहता है, एंजाइम रहता है, ठीक है। ये बायोकैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस की जो पूरी प्रक्रिया है एक एंजाइमेटिक प्रक्रिया रहती है। इसमें आपको बस यही देखना है, पहला पार्टिकल क्या है,
किसके थ्रू हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस। ये हो रही है किसके, ग्लूकोज है जो हमारे बॉडी के अंदर मिला है। लास्ट पार्टिकल क्या बना है ग्लाइकोलिसिस में, पायरिक एसिड बन रहा है। अब पायरिक एसिड किस में जा रहा है, फिर क्रेब्स साइकिल में जा रहा है। क्रेब्स साइकिल को पूरी एक साइकिल चलती है, इस प्रकार से पूरी एक साइकिल चलती है। वेजिटल को एंजाइम बनता है इसमें, वो पूरी नंबर प्रक्रिया है, उसको हम आपको उतना डिटेल में नहीं जाना। ऐसे को एंजाइम बनता है, ऐसे को एंजाइम से पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें एटीपी, NADP, H2, GTP, FAD, इनके द्वारा, सबके द्वारा ATP का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे टोटल 30 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल 30 ATP यहाँ हो गया, 8 ATP ये क्रेब में हो गया, और ये हो गया आपका 8 ATP। ठीक है, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 38 ATP। ठीक है, अब 38 ATP का फॉर्मेशन हो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से एनर्जी के एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 38 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। किसमें, ग्लूकोज की कंबंशन, मतलब ग्लूकोज का क्या हो रहा है यहाँ पे, दहन हो रहा है। ठीक है, तो यह जो है एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये 38 ATP जो है वो आपके सेल में क्या हो जाएगा, रिजर्व मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा। अब इसमें दो तीन चीजें और होती है। इसमें क्या रहता है, ग्लाइकोलाइसिस। पहली बात तो जो मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस, जहां पे आपका वर्ड आता है लाइसिस, ये लाइसिस का मतलब रहता है टूटना। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, एक वर्ड आएगा लाइसिस और दूसरा रहेगा जीनेसिस। ये लाइसिस वर्ड है, ये वो जीनेसिस वर्ड है। इसका मतलब रहता है जुड़ना, जुड़ना या ये कहूं बनना, बनना। ये डिस्ट्रक्टिव फेज में, ये कैटाबोलिक फेज है लाइसिस। जीनेसिस जो रहेगा ये फॉर्मेटिव या एनाबोलिक फेज रहेगा। अब दो वर्ड आते हैं, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछ देगा कि एक एटीपी का निर्माण किसमें होता है, 8 ATP या इनमें से ATP किसमें बनता है। ठीक है, अब पूछ दिया कि सेल में 8 ATP का ग्लूकोज से पायरिक एसिड, ग्लूकोज से पायरिक एसिड बनने में 1 ATP का निर्माण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से किसमें होता है। अब आप किसमें करेंगे, इसमें से 3 में सिस वर्ड आया। सिस का मतलब है, हाँ, इसमें जीनेसिस वर्ड आया, जीनेसिस मतलब वो तो रहेगा नहीं। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, पहला आएगा। अब ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइको का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, हाँ, ग्लूकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ये है, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोजेनेसिस। और जो नॉन कार्बोनेटेड पदार्थ उसके द्वारा बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया कराती है। ये पूरी प्रक्रिया है, ये आपको समझना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या प्रक्रिया है। लाइसिस वर्ड कहीं पे भी आया तो कैटाबोलिक का फेस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कैटाबोलिक फेस होगा तो इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और एटीपी का फॉर्मेशन होगा वो एनर्जी के स्टोरेज के रूप में संचित रहेगा, जिसका जब सेल को रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसके द्वारा सेल अपना एनर्जी का प्रोडक्शन, सेल अपना यूज करेगी। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, ये मतलब ये 4 वर्ड है। इस वर्ड को थोड़ा क्लियर करिएगा, क्योंकि इसके द्वारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एटीपी का फॉर्मेशन या श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये सब लीवर में होते हैं और लीवर के द्वारा एंजाइम का सिक्रीशन होता है, यहाँ पे इनका इंटर कन्वर्जन होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम अभी तक के हमने देखा श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन में किस प्रकार से हम रेस्पिरेशन रहता है, रेस्पिरेशन के द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना हो रहा है, ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है जो सेल के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन आया है और उस ऑक्सीजन का उपयोग करके हम किस प्रकार से, मतलब हमारा जो सेल है किस प्रकार से ऑक्सीजन का प्रयोग करके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलता है और ये बाहर निकलता है। अब इसमें एक चीज़ छूट गया है, वो चीज़ ये है कि इस प्रक्रिया में बेसिकली होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो जब लंग्स के द्वारा जब में आता है तो वो ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल्स में जब वो जाता है तो ब्लड के साथ वो घुलता है, ठीक है, ऑक्सीजन, और वो ब्लड में पाए जाने वाले जो हमारा जो ब्लड है ये दो चीज़ से मिलकर बनाता है, हीम और प्लस बीन, ये कहता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीम क्या है, आयरन है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड जो ऑक्सीजन रहता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के द्वारा क्या होता है, यह जो ऑक्सीजन का क्या करता है, मूवमेंट होता है और यह सेल जो डिफरेंट सेल है वहां तक पहुंचता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बना के। सेम चीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वो कहलाता है हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ऑक्सीजन और हीम के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना के बाहर अंदर जा रहा है, सब सेल तक पहुंच रहा है। और यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वह कहता है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक क्या कहना चाहिए, पॉइजनस कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं, जिसको हमारे शरीर के अंदर रखना बहुत मुश्किल रहता है, इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी रहता है। तो यह एक प्रक्रिया है, इसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या होता है, हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जो रहता है वह कहता है सेल के अंदर रहता है। ये पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में बाहर निकलता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा निकलता है, उसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट का भी फॉर्मेशन होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहता है। एक ब्लड के एक मतलब हीम का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल का हीम का एक हीमोग्लोबिन का जो अणु रहता है वो पूरा लेके चलता है, ठीक है। तो ये हमारा चीज हो गया है। बाकी जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है हम सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ तक कि हमने आज हमने श्वसन सिस्टम देखा, कल हम इसमें हम उत्सर्जन तंत्र को देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र के बाद हम क्रमशः एक एक तंत्र को कंप्लीट करते हुए कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हमारा ये टॉपिक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।